सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपको गलता लोहा कहानी के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। इसमें बेटे अभ्यास के प्रश्न हैं। सबसे पहला, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। कहानी में यह प्रसंग उस समय आता है जब मास्टर त्रिलोक सिंह जी धनराम को 13 का पहाड़ा याद करने के लिए कहते हैं। पूरा दिन घोटा लगाने के बाद, पूरा दिन याद करने के बाद भी जब धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया तो मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय उसके ऊपर जबान का चाबुक लगा दिया और कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता गंगाराम में भी नहीं थी। जब धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था तो उसके पिता ने उसे धोंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। इसके बाद बेटा दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था क्योंकि मास्टर त्रिलोक सिंह जी के कहने पर या मास्टर त्रिलोक सिंह जी के आदेश पर उसने कई बार अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए या कान खिंचवाए थे। इस कारण वह मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रखता था, लेकिन फिर भी धनराम आरंभ से ही मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, क्योंकि उसके मन में बचपन से ही जातिगत हीनता की भावना बैठा दी गई थी। मोहन एक ब्राह्मण परिवार का कुशाग्र बुद्धि का बच्चा था। मोहन के प्रति हमेशा से ही वह स्नेह और आदर का भाव रखता था और जातिगत हीनता मन में बैठाने के कारण धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा, बल्कि वह इन सब चीज़ों को मोहन का अधिकार ही मानता था। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। एक बार धनराम एक लोहे की मोटी छड़ को गोल रूप देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह उसे गोल आकार नहीं दे पाया। तो मोहन ने अचानक धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारकर उस छड़ को गोल रूप दे दिया। तो धनराम को मोहन के इस व्यवहार पर आश्चर्य होता है कि पुरोहित खानदान का बालक इस तरह का काम कैसे कर सकता है। पुरोहित खानदान के लोग तो यहाँ शिल्पकार टोले में आते ही नहीं, और अगर उन्हें आना भी पड़ता है तो वे अपना काम शीघ्र ही निपटा लेते हैं, वहाँ पर बैठते नहीं हैं। और धनराम ने उसके ऑफर पर काम किया। इस बात को देखकर धनराम हैरान था। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि वह देहात के वातावरण से निकलकर एक बड़े शहर में आ गया था। यहाँ उसे अपने माता पिता से दूर रहना था। यहाँ वह आया तो पढ़ने के लिए था, परंतु यहाँ रहकर उसे अपनी पढ़ाई से ज़्यादा रमेश के घर के काम करने पड़ते थे। यहाँ आकर उसकी हालत एक नौकर जैसी हो गई थी। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उसके लखनऊ आने के बाद के समय को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसने यहाँ परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया था। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है और क्यों। मास्टर त्रिलोक सिंह जी के इस कथन को, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा,
इस कथन को जबान का चाबुक कहा है, क्योंकि छड़ी की मार का असर तो थोड़ी देर के लिए रहता है, कुछ देर के बाद उसका असर समाप्त हो जाता है, लेकिन जबान का चाबुक लगने पर जो असर होता है वो लंबे समय तक रहता है। इसीलिए लेखक ने इसीलिए मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने धनराम पर जबान का चाबुक लगाया, ताकि उसका असर धनराम पर हो जाए और वह भी पढ़ लिख सके। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो यह कथन किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। तो इसमें बेटा सबसे पहला प्रश्न पूछा है, यह कथन किसने किससे कहा। तो यह कथन मोहन के पिता वंशीधर जी ने रमेश से कहा था। किस प्रसंग में कहा था। रमेश ने मोहन को लखनऊ ले जाकर पढ़ाने के लिए कहा था, तब यह बात कही थी। किस आशय से कही गई। बिरादरी के आपसी सहयोग की भावना को दिखाने के लिए कि बिरादरी में आपस में कितना सहयोग होता है। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। नहीं, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कहानी में रमेश केवल अपने स्वार्थ की भावना को लेकर आया था और अपने स्वार्थ की भावना से ही वह मोहन को लखनऊ लेकर गया था, क्योंकि उसे वहाँ पर नौकर इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है। तो यह कथन मोहन के लिए कहा गया है, क्योंकि मोहन की आंखों में एक सृजक की चमक थी। जब उसने लोहे की छड़ को गोल रूप दिया था, तब उसकी आंखों में एक सृजक की चमक दिखाई दे रही थी। किस प्रसंग में कहा गया। अब ये प्रसंग तो मैंने साथ साथ ही बता दिया कि जब मोहन ने लोहे की छड़ को गोल रूप दे दिया था, इस प्रसंग में ये बात कही गई। इसके बाद बेटा इसमें तीसरा प्रश्न ग भाग, यह पात्र विशेष की किन चारित्रिक विशेष पहलुओं को उजागर करता है। तो मोहन के लिए यह बात यहाँ पर ये कही गई है कि मोहन जाति में नहीं बल्कि काम में विश्वास रखता था, जाति भेद वह नहीं मानता था। दूसरा, ब्राह्मण जाति का हो करके भी वह एक कुशल कारीगर बना। उसके अंदर ये भावना थी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसके बाद वह स्पर्धा और हार जीत के भाव से बहुत दूर था। यह पात्र विशेष की इन चारित्रिक विशेषताओं को इसमें उजागर किया गया है। इसके बाद बेटा इसमें प्रश्न है, गलता लोहा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें या गलता लोहा कहानी का मूल भाव स्पष्ट करें। तो बेटे इसमें गलता लोहा कहानी शेखर जोशी जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि शेखर जोशी जी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा करने की बजाय वास्तविक अर्थ गांभीर्य को अधिक दर्शाया गया है। इस कहानी में एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन के बारे में बताया है कि किन परिस्थितियों के चलते वह उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातिगत भेदभाव बेमानी हो जाते हैं। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर जाकर बैठता ही नहीं बल्कि उसके ऑफर पर वह काम करके अपने कुशल कारीगर होने के बारे में भी बताता है। इस कहानी में यह प्रस्तुत किया गया है कि लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। इसमें यह भी बताया गया है कि मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित या बनाए गए झूठे भाईचारे की जगह मेहनती सच्चे भाईचारे की भावना को प्रस्तुत करता है। इसके बाद बेटा पाठ के आसपास के प्रश्न। इसमें बेटा पहला प्रश्न है, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें
और लिखें। तो बेटा इसमें बताया गया है कि मोहन को गांव और शहर दोनों जगह संघर्ष करना पड़ा। गांव में भी उसे काफ़ी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थिति जन्य संघर्ष करना पड़ा। वह प्रतिभाशाली था, स्कूल में उसका सम्मान सबसे ज़्यादा था, परंतु उसे 4 मील दूर स्कूल नदी पार करके जाना पड़ता था। उसे नदी पार करनी पड़ती थी। बाढ़ की स्थिति में उसे दूसरे गांव में यजमान के यहाँ रहना पड़ा। घर में आर्थिक तंगी थी। लेकिन जब वह शहर में पहुंचा, रमेश के साथ लखनऊ गया, तो शहर में वह घरेलू नौकर का कार्य करता था। अब उसे घर के काम सारे करने पड़ते थे। गांव का वह कुशाग्र बुद्धि का बालक शहर के स्कूल में अपनी कोई पहचान ही नहीं बना पाया। उसे पढ़ने के लिए समय ही नहीं दिया जाता था। वह शहर के स्कूल में बिल्कुल पिछड़ता चला गया। अंत में उसे बेरोजगार बना करके छोड़ दिया गया। एक मजदूर का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद बेटा दूसरा प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह जी का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा? अपनी समझ में उनकी खूबियां और खामियों पर विचार करें। एक अध्यापक के रूप में मास्टर त्रिलोक सिंह जी एक सामान्य ग्रामीण अध्यापक थे। उनका व्यक्तित्व गांव के परिवेश के लिए बिल्कुल सही था। सबसे पहले हम खूबियों की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन कार्य करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, पर वे पूरी लगन से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। किसी और के सहयोग के बिना वे अकेले ही पूरी पाठशाला चलाते थे। वे दूरदर्शी थे। उन्होंने मोहन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था, उनके लिए पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन हालात के आगे मोहन को समझौता करना पड़ा। मास्टर जी में कुछ खामियां भी थी। अपने विद्यार्थियों के प्रति मारपीट का व्यवहार करते और मोहन से भी करवाते थे, ये उनकी खामी थी। विद्यार्थियों के मन का ध्यान रखे बिना वे कई बार बच्चों को ऐसी कठोर बात कह देते थे जिससे बालक भयभीत हो जाते थे। जैसे धनराम तीसरी कक्षा के बाद पढ़ ही नहीं पाए। वो उस दिन 13 का पहाड़ा याद करने के लिए पूरा दिन प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। और मास्टर जी ने जब उस पर जवान का चाबुक लगाया, उसके बाद उन्होंने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर मास्टर जी ने किया तो अच्छे के लिए था, क्योंकि उनका मानना था कि ज़बान का चाबुक लंबे समय तक असर डालता है और धनराम पर यह चाबुक का असर पढ़ने के लिए होगा और धनराम पढ़ लिख सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कई चीज़ें मास्टर जी में अच्छी थी, लेकिन 1-2 उनमें खामी भी थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई और अंत हो सकता है? चर्चा करें। गलता लोहा कहानी का अंत जाति प्रथा की भावना को समाप्त करने वाला है। कहानी के अंत में ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मोहन को गंगाराम लोहार के पुत्र धनराम के साथ उसकी दुकान पर काम करते हुए दिखाया गया है। मोहन जाति भेद को नहीं मानता। उसके लिए लोहार का व्यवसाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना और लोगों का काम महत्वपूर्ण होता है, उतना ही धनराम का काम भी महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत ये भी हो सकता है कि मोहन को किसी कल कारखाने में काम करते हुए दिखाया जाता, जिससे उसके पिता की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, परिवार की गरीबी को वो दूर कर सकता। परंतु तब यह कहानी जाति प्रथा की भावना को समाप्त करने का महत्वपूर्ण संदेश नहीं दे पाती। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।